नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक शेर है जिससे मैं शुरू करूँगा आज का इंटरव्यू कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। और इसी सोच के साथ शुरुआत की थी एक धर्मेंद्र कुमार जी ने। मैं उनके बारे में दो तीन बातें आपको बताता चलूँ। 2017 से पहले उनका योग की तरफ कोई ख़ास तवज्जो ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक मिशन बनाया और बरेली के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और काबिल फ़ख्र भी है। वो नोएडा के मूलतः रहने वाले हैं और कई कंपनियों में काम करने के बाद 2017 में ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे कई प्रॉब्लम उनको हुई। उसके बाद उन्होंने योग का सहारा लिया और उससे निजात पाया और उसको सीखते हुए वो आज उस मुकाम पर हैं जो बरेली के लिए भी बड़ी बात है। अब हम जब योग की बात करते हैं तो योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी हमारे जिस्म और आत्मा को जोड़ना, जिसका हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब में भी जिक्र किया गया है और हमारे वेदों में भी जिक्र है। उन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि योग का आखिर है क्या, क्योंकि योग को लेकर, योग पद्धति को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उसको बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली जो समझ रखते हैं वो धर्मेंद्र कुमार जी हैं, जो उन्होंने एक नई शुरुआत की है बरेली के लिए। तमाम विषयों पर बात करेंगे और हम सब जानते हैं कि आज की हमारी जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें कितना स्ट्रेस है, कितनी परेशानी है, उन सब से किस तरह से निजात मिल सके, आराम मिल सके, वो सब जानेंगे। अहम बात तो मैं और छोटा सा जोड़ता चलूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी तकलीफ़ें और परेशानी थी, उसी से योग के ज़रिए उन्होंने उससे निजात पाया और आज अपने मिशन के ज़रिए एक मिशन बनाए हुए हैं कि योग के ज़रिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से कोरोना काल में उन्होंने जो लोगों को हौसला और हिम्मत दी है योग के ज़रिए, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। तमाम विषयों पर हम उनसे बात करेंगे। मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। उर्दू थोड़ा सा ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि बरेली की सरजमीन पर है। मैंने एक तारुफ और इंट्रोडक्शन दिया है, आपकी जो मेहनत है 4-5 सालों की, अगर कुछ इजाफा करना चाहें, वृद्धि करना चाहें जो मेरे इंट्रोडक्शन है तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय की तरफ आएंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में 10 में से करीब 7-8 लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि 2017 तक मेरा योग से कोई वास्ता इतना नहीं था। डेफिनेटली एक्सरसाइज करता था बट सिर्फ फिजिकल लेवल पर। 2017 में मुझे कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए, जिस बिज़नेस में मैं था उसमें काफ़ी डाउनफॉल आया। तो मैं एक दौर से गुजर रहा था कि बार बार मैं साइकेट्रिक के पास जाता था, कई तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ खाता था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मुझे कुछ उसका रास्ता नहीं दिख रहा था। 2017 में मैंने कहीं से कुछ सीखा कि ध्यान के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से भी आप ठीक कर सकते हो अपने आप को। तो मैंने कई सारी यात्राएं की, मैंने ऋषिकेश में कई सारे कैंप अटेंड किए और वहाँ पर एक मूलतः, अगर आपने जानते हो तो रेकी वर्ड आपने सुना होगा, रेकी हीलिंग मैंने सीखा, कई तरह की ध्यान करना रेकी मैंने सीखी और भी कई सारी मॉडलिटीज़ मैंने सीखी और उनको अपने ऊपर अप्लाई किया। जब मैंने उनको अपने ऊपर अप्लाई किया तो पाया कि जो मेरी समस्याएं थी, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन और कई तरह की बीमारियां, वो धीमे धीमे स्वतः ही मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई। ना सिर्फ गायब हुई, ज़िंदगी में एक उत्साह बढ़ता गया। जो मुझे लग रहा था कि अब ज़िंदगी, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने तो कह दिया था कि अब आप 50% काम कर दीजिए, आप जितना भी काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप 50% पे काम करिए। बट मैंने वो मंजूर नहीं किया, मैंने योग को अपनाया और ना फिर 50% मैंने और भी ज़्यादा काम किया। उस काम को करते करते मैंने एक मिशन बनाया कि लोगों की ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि कैसे योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ला सकते हैं, इस पर मैंने काम किया। जी, मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। जी, आपने बड़े अच्छे शब्दों का चयन किया, अच्छी हिंदी बोलते हैं, इसके लिए मुबारकबाद आपको। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आपने ये बात कही कि कहीं ना कहीं जहनी तनाव, ज़िंदगी में स्ट्रेस है, तमाम परेशानी है, वो यकीनन है और हम उसके लिए सीधे तौर पर फिज़िकल जो हमारी दवाइयाँ हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, और जो अपने अंदर हमें झांकना चाहिए हम नहीं झांकते हैं। योग और ध्यान हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे वेदों पुराणों में भी जिक्र है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि योग के ज़रिए हम किस तरह से अपनी जो सोच है उसको कैसे बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं।
थोड़ा सा उसमें आए। जी, सबसे पहले तो हम इसको समझें कि योग से क्या होता है और जो हम एलोपैथी मेडिसिन जो आजकल बड़ी प्रचलित हैं उनसे क्या होता है। जब भी हम कोई एलोपैथी दवाई लेते हैं तो हमारे फिजिकल बॉडी पर वो काम करती है, जो चीज़ डॉक्टर्स को दिख रही होती है उस पर काम करते हैं। अगर आप योग की भाषा में बात करें तो 7 तरह के हमारे शरीर होते हैं। 7 में से 3 शरीर ऐसे होते हैं जो बहुत मुख्य होते हैं और हर किसी को जानने चाहिए, और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना भी चाहूँगा। जैसे फिजिकल बॉडी हर कोई जानता है, बट फिजिकल के बॉडी के जो ऊपर एक तल होता है वो होता है एनर्जी बॉडी का, और उसके ऊपर होता है मनोमैकोस कहते हैं उसको, माइंड बॉडी उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तीनों तल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हेल्दी रहना है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो तब तक हमारे शारीरिक तल पर वो प्रॉब्लम आ चुकी होती है, लेकिन अगर हम इन तीनों तलों को समझ लें और कैसे मन के तल पर, मनोमैकोस पर, माइंड बॉडी पर कैसे हम काम कर सकते हैं, और जो हमारे सोच विचार हैं उसको हम अच्छा अगर हम कर लें तो उसका असर हमारी एनर्जी बॉडी पर पड़ता है। सकारात्मक सोच होते हैं तो हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव हमारी एनर्जी रहती है। वहीं एक नेगेटिव थॉट हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, और लगातार हम अगर नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, और करीब 6 महीने में उसका असर हमारी फिजिकल बॉडी पर आ जाता है। पहले भी आ सकता है और थोड़ा समय भी लग सकता है, बट वो फिजिकल बॉडी पर उसका असर आते आते इतना समय लगता है। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अगर हम योग को अपना लें और अपने इन दोनों तलों पर, अपने माइंड बॉडी पर और एनर्जी बॉडी पर हम काम करें, तो हम फिजिकल बॉडी तक वो प्रॉब्लम को आने ही नहीं देंगे। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि योग के उस माध्यम से हम जो रूट कॉज है हमारा, यानी कि थॉट्स हैं, उस पर हम काम करते हैं। उसमें कई सारी मॉडलिटीज़ हैं। अक्सर लोग नहीं समझते हैं कि एनर्जी बॉडी क्या है। एनर्जी बॉडी वही है जो शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर में मुख्यतः 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 7 + 2 9, 7 हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में और 2 हमारे हाथों में, ये मुख्य चक्र हैं। चक्र बेसिकली और कुछ नहीं होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। अगर ये एनर्जी सेंटर्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी पूरे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, उनको एनर्जी नहीं मिलती है। हमारे जो मुख्य ग्लैंड हैं उनको एनर्जी नहीं मिलती है, और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो बेसिकली जब हम एनर्जी पर काम करते हैं, इसका मतलब हम अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। हमारी जो नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं हमारी सोच के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, वो नाड़ियाँ खुलने लगती हैं, और जो रोग अगर बन चुके हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, या फिर अगर आप उनको पहले से करते हैं तो आपको प्रिकॉशन, जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वो वाली बात हो जाती है, आपको कभी भी कोई रोग आता नहीं है। जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी आपसे हमारी बात हो रही तो आप कुछ तस्वीर के ज़रिए दिखा रहे थे। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल के हैं, एम्स और उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई तस्वीर के ज़रिए आप कुछ और थोड़ा सा कहना चाहिए समझने के लिए, दर्शकों के लिए जी कुछ बताना, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। उससे पहले थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा, जितने भी अच्छे डॉक्टर हुए हैं, जो वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर हैं, वो हमेशा मानते हैं कि उनसे भी आगे कुछ है, साइंस है, एक पावर को वो हमेशा से मानते आए हैं। उसी क्रम में होता है आवामंडल। आवामंडल आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स होती हैं तो उसके पीछे एक राउंड शेप में कुछ एक दिखाया जाता है, वो बेसिकली और कुछ नहीं होता है, वो आवामंडल होता है। और जितने ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल में जाते हैं, मैं कहूँगा कि वो पहुँचे हुए संत होते हैं या जिनको अच्छी आध्यात्मिकता की नॉलेज होती है, उनका आवामंडल भी तेज होता है। कहा जाता है कि एक आम आदमी का जो ऑरा होता है, आवामंडल होता है, वो 10 फीट से लेकर 20 फीट होता है, लेकिन जो ध्यानी लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, जो कुछ ध्यान पूजा जो भी आप कह लीजिए वो करते हैं, इबादत का वर्ड बोलेंगे आई थिंक उर्दू में, वो जो करते हैं उनका ऑरा फैलता जाता है और वो पॉजिटिव इंसान के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आजकल के समय में क्या हो गया कि जब नेगेटिव थॉट रहते हैं तो जो हमारा ऑरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो संकुचित हो जाता है। आजकल पहले समय में लोग देखकर बता देते थे कि आपको बीमारी आने वाली है या आप इस समस्या में हो। पहले लोग इतना, क्योंकि वो उनके जो थॉट लेवल होते थे, जीरो थॉट पर वो रहते थे, इजीली वो देख पाते थे। लेकिन आज की भागदौड़ वाले समय में लोग नहीं देख पाते हैं कि किसका ऑरा कैसा है, संकुचित है या फैला हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने भी काफ़ी तरक्की की है। आजकल ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिससे आप ऑरा को स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं, ये ऑरा स्कैनर है, ये आपकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी उन सबको डील करता है, सेंस कर सकता है। बट इससे भी जो ज़्यादा
आज की डेट में मैं कहूँगा कि अच्छा हो चुका है। सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे लैपटॉप पे देखेंगे, इसमें ही व्यक्ति का ऑरा दिख रहा है। इस ऑरा में, ऑरा का मतलब थोड़ा मोटा मोटा। ऑरा का मतलब, ऑरा मीन्स आभा मंडल, हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। इंग्लिश में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अच्छा। हर चीज़ के सराउंडिंग में, अगर आप क्वांटम साइंस की बात करें, बाकी सब भूल जाइए, सिर्फ क्वांटम साइंस को याद रखिए। क्वांटम साइंस कहती है कि हर चीज़ के डेप्थ में जाएंगे तो अणु परमाणु होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये लगातार घूम रहे होते हैं। कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं है एज पर क्वांटम साइंस। हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, घूम रही है, हर चीज़ के अंदर वो वाइब्रेशन है। तो मेरे अंदर भी वाइब्रेशन है, आपके अंदर भी वाइब्रेशन है। ये टेबल देख रहे हैं, ये भी सॉलिड नहीं है, इसके अंदर भी आप जाएंगे तो अणु परमाणु हैं। तो ठीक वैसे ही हर चीज़ वाइब्रेटिंग कर रही है। इंसान का भी एक वाइब्रेशन का पैटर्न है, कोई भी सॉलिड चीज़ देखेंगे उसका भी एक वाइब्रेशन का पैटर्न है। अगर हमारे थॉट पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे जो वाइब्रेशन है वो एक लय में होते हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है। अब उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बट सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको देखा जा सकता है, और वो फोटॉन्स को रीड करते हैं। बेसिकली जो फोटॉन सराउंडिंग में जो घूम रहे हैं वही बेसिकली आपका आभा मंडल है। जी। मैं थोड़ा सा क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी चीज़ों पे है, बहुत लंबा विषय है, आप इसी वजह से 2-3 घंटे जा सकते हैं। हाँ जी जी जी। मैं कुछ बस एक अहम बिंदुओं पर बात करूँगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं, बीमारी ऐसी हैं, मैं उनका जिक्र करूँगा। तो खासतौर से नौजवानों में, यंग जनरेशन में नज़र आ रही हैं, जिसमें बीपी की समस्या बड़ी कम उम्र में लोगों में शुरू हो गई है, और भागदौड़ भरी जिंदगी है, इंजाइमा है, और भी तमाम है, मेंटली डिसऑर्डर भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख़ासतौर से जो सीधा संबंध है, योग में जो है वो ताकत है, वो उन चीज़ों से बेहतर कर सकते हैं। तो अगर मान लें किसी को ये परेशानी है जो मैंने जिक्र किया, या जो कोरोना से ग्रस्त होने के बाद ठीक हुआ है, और वो कहीं ना कहीं उसका जो हौसला और हिम्मत है वो कमज़ोर हो गई, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, मैं चाहता हूँ सब विषयों पर रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो आध्यात्मिकता में जाने का मतलब होता है कि आपको एक आध्यात्मिक समझ पैदा हो गई है, और जब आपको कोई समझ पैदा होने लगती है तो आप चीज़ों को कहते हैं ना अच्छे बेहतर ढंग से उनको सुलझा पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जितनी भी आपने बीमारियों के नाम लिए, सारी की सारी आपके मन से जनित रोग हैं। वो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जो ऊपर वाले ने बनाई है या शरीर हमारा हील करना जानता है, बट जितनी भी आपने नाम लिए हैं, डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गई, ये आपके मन के कारण है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, बट हर किसी की समझ में आएगा। पुराने ज़माने में सिर्फ एक डर होता था, सर्वाइवल का। जी। आदमी जंगल में होता था, उसे रहता था कि जंगल में वो जा रहा है, कब कहाँ से टाइगर या कोई और जानवर उसके ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए वही डर उसके साथ होता रहता था। होता क्या था, मान लीजिए आप किसी जंगल में हैं और आपके पीछे कोई टाइगर आ गया, आप दो ही काम करेंगे, या तो आप फाइट करेंगे उसके साथ क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, आपको बचना है। आप फाइट नहीं कर सकते तो आप फ्लाइट करेंगे, यानी कि भागेंगे। दोनों ही केस में आपको एनर्जी की ज़रूरत है, दोनों ही केस में आपको ताकत चाहिए। हमारा जो शरीर का जो सिस्टम है ऑटो मैकेनिज्म पे काम करता है, हमें इसका कोई कंट्रोल, बहुत लिमिटेड कंट्रोल हमारे साथ है। तो जैसे ही आपके सामने कोई खतरा आता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका लीवर है, इमीडिएटली ब्लड में शर्करा, शुगर वो इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि आदमी को ताकत आए और वो भाग सके। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई टाइगर आता है ना कुछ। लेकिन आजकल के टाइगर अलग हो गए। आजकल के टाइगर हो गए ये मोबाइल फ़ोन, जिस पे बजने वाली घंटी, आपको लगातार आपका कोई लॉन्च चल रहा है उसका प्रेशर, आपका वर्क प्रेशर। तो हमारा जो मन है बस उसको ये पता रहता है, हाइपोथैलेमस जो बेसिकली है, कि हम कोई डर में जी रहे हैं। तो जब आप डर में जीते हैं, इमीडिएटली आपका ब्लड जो है, ब्लड में शुगर लीवर इंजेक्ट करता रहता है, और जिससे कि आपको कोई लड़ने की ज़रूरत है, लगता है उसे, ऐसा लगता है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा मालिक है, उसको कुछ ताकत की ज़रूरत है। वो ब्लड इंजेक्ट करता रहता है, और धीमे धीमे हमारे शरीर में डॉक्टर हमें डिक्लेयर कर देते हैं कि आपके शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अब बात करते हैं बीपी की। बीपी क्यों होता है? बीपी को आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मैं बहुत ही लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं और तीसरे माले पर रहते हैं और फ्लैट में आग लग जाए, आप क्या करेंगे? पानी का पाइप लाएंगे। पानी का पाइप नॉर्मल जो प्रेशर होगा वहाँ तक नहीं जाएगा, आप उसमें आगे या तो पानी पाइप को हाथ से दबाएंगे या उसमें कोई नोजल चढ़ाएंगे, जिससे कि प्रेशर बन जाए और वो पानी
थर्ड फ्लोर तक जा सके। अब कभी कभार के लिए ठीक है, लगातार अगर ये प्रॉब्लम बनी रहे तो पाइप फट सकता है। ठीक वैसे ही जो ब्लड है हमारे एक सेल तक जाता है, हमारे को कोई समस्या हुई, कोई प्रेशर आया तो हमारा जो आर्टरीज हैं वो हमको पिचका देता है, सपोर्ट देता है, जिससे कि प्रेशर ज़्यादा हो जाए और हमारे डीप सेल तक ब्लड पहुंच सके, जो खाना है डीप सेल तक पहुंच सके। लेकिन जब लगातार हम किसी तनाव में रहते हैं तो ये आर्टरीज की एक कहते हैं ना, एक आदत बन जाती है, स्क्वीज रहना, तनाव में रहना, और हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाता है। जैसे ही हम अपने आप को, उस प्रेशर को, जो भी स्ट्रेस हमको किसी भी कारण से आ रहा है, उसको समझने लगते हैं और उसको समझ के उसको क्योर करने के लिए हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, वो समझ हमको पैदा होती है और वो स्ट्रेस कम होता है। और स्ट्रेस कम होने से जितनी भी जो आपने बीमारियों के नाम लिए, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोई स्किन डिसीज़ हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। जी, वैसे तो विषय बहुत हैं, बहुत सारी विषय ऐसे हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं और भविष्य में करेंगे भी। जी। हमने काफ़ी चीज़ों को छूने की कोशिश की है। अब एक दो सवाल बस और रह गए हैं। जी। किस तरह से आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी? पहले तो मैं चीज़, हाँ। जी जी, और ख़ासतौर से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जी। वो किस तरह से काम कर रही है, जी। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। हमारी संस्था का जो नाम है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन, यानी कि आध्यात्मिक बनो, ऐसा हमारी संस्था का मिशन है, नाम है। और हम चाहते हैं कि हर किसी के जीवन में हम एक आध्यात्मिक तल पर हम उसको एक एड ऑन कर सकें। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब है नोइंग एंड बिलीविंग, मतलब चीज़ों को पहले समझो और उसके बाद मानो। स्पिरिचुअल का मतलब है अभाव से लेकर अहोभाव की जो यात्रा है। मतलब जब आप आते हैं ध्यान में, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप किसी चीज़ का अभाव में नहीं रहते। आप ये नहीं कहते मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, या मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि आपके पास जो है उसके प्रति आप आभारी होते हैं। और जैसे ही आप किसी भी चीज़ के होने में कि मेरे पास इतना सब कुछ है, इस भाव में आते हैं, ऊपर वाला भी आपको बहुत कुछ देने लगता है। आपने देखा होगा जो लोग रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये समस्या है, उनके साथ समस्याओं में इजाफा होता रहता है। बट जो लोग हमेशा अहोभाव में रहते हैं, ऊपर वाला भी उनको और देता है। बाइबल में मैंने एक बार पढ़ रहा था, जीसस कहते हैं जिनके पास कम है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा, और जिनके पास है उनको और दिया जाएगा। बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग अहोभाव में रहते हैं, ऊपर वाला उनको और देता है, और जो लोग अभाव में रहते हैं, एक ना एक दिन वो ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटम साइंस की मैं बात करूं, वो ऐसी एनर्जी रेडिएट करते हैं कि उनसे जो है वो भी चला जाता है। तो हम अपनी संस्था के माध्यम से कई प्रकार के ध्यान के प्रोग्राम चलाते हैं, कई प्रकार की हीलिंग मॉडलिटीज़ कराते हैं, हीलिंग देते हैं, और ना सिर्फ हीलिंग देते हैं, कई प्रकार के हीलिंग कोर्स कराते हैं। जैसे रेकी आपने सुना होगा, क्वांटम रेकी, क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्वांटम हीलिंग हम कराते हैं। इसके अलावा करुणा रेकी है, क्रिस्टल थेरेपी है, और भी कई प्रकार की जो मॉडलिटीज़ हैं वो हम लोगों को सिखाते हैं। इसमें संडे को हम 7:30 बजे हमारा जो सेंटर है, यहाँ पर हम फ्री ऑर्गेनाइज करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आकर के, किसी भी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और किसी भी धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन भी हम रोज़ाना सैटरडे को रात को 9 बजे ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पर हम कराते हैं। इसमें भी काफ़ी लोग देश विदेश से पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ। जी, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में, बहुत अच्छे शब्दों में आपने तमाम बात कही, और बहुत सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं आपके लिए। बस एक काफ़ी सवाल चलते चलते मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि विषय तो बहुत हैं, आपने और कुछ चीज़ें मुझे बताई, भविष्य में उन पर बात करूँगा। बड़े ज़िंदगी में आपने तमाम कामयाबी और बुलंदियाँ हासिल की। जो योग है, बरेली में एक नई बुलंदी, ऊंचाई आपके संरक्षण में बढ़ रहा है। जी। इतनी बिजी लाइफ के बीच कहीं ना कहीं अपने मनोरंजन के लिए आप क्या कर पाते हैं? वैसे तो योग हो या इबादत, ये भी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट है, लेकिन कुछ तो और भी चीज़ें होंगी जो आपके ज़िंदगी में और भी मायने रखती हैं। एंटरटेनमेंट बहुत ज़िंदगी का अहम पार्ट है, उसके बारे में अपनी ज़िंदगी में किस तरह से करते हैं, उसके बारे में। जब आपको आध्यात्मिक समझ पैदा हो जाती है तो आप अपने आप में ही एंटरटेनमेंट करते हैं।
आपको कुछ भी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे बात करेंगे तो जनरली लोग एकांत में डरते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे एकांत में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अकेले रहने में डर लगता है, किसी की याद आती है, दैट मीन्स आप अपने अंदर की यात्रा पर नहीं हैं। अभी भी आप बाहर सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, लोगों का साथ ढूंढ रहे हैं, मेरी बात भी है। बट फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, कैसे अपने आप को एंटरटेन करते हैं, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं, कोई भी कोई ग्रुप मिल जाए, विशेषकर किसी ऐसी बस्ती के लोग जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारे अभाव होते हैं उस बस्ती में, वहाँ जाना बहुत पसंद करता हूँ। जैसे अभी देवी जागरण का जो होता है ना, 9वें दिन जो पाठ कराते हैं, मेरे घर में भी हुआ, बहुतों के घर में होता है। बहुत लोग कन्या भी खिलाते हैं और मुझे नहीं पता कन्या खिलाने से देवी माँ खुश होती हैं, कितना उनको ब्लेसिंग देती हैं, बट मुझे इतना पता है कि वो जो कन्या आती है उनके चेहरों पर खुशी आती है। लाइक इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया कि जो मेरी कार है, मैंने सबको उसमें बिठाया और पूरा कॉलोनी का मैंने उनको राउंड लगाया। बिलीव करिए पूरे साल में शायद ये अच्छा काम मैंने किया होगा। इससे जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ, या यूँ मैं कहूँ कि मेरे कार के जो पैसे वसूल हुए, उस दिन वो कार के पैसे वसूल हुए जब बच्चों ने कहा थैंक यू अंकल, हम आज पहली बार कार में बैठे हैं जी। और मैंने उनसे फिर वादा भी लिया कि बेटा मेहनत करोगे, वादा करो मेहनत करोगे और अपनी मम्मी पापा को और अपने पूरे परिवार को कार में बिठाओगे। बहुत आनंद आया। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लिए। आप यकीनन बरेली के लिए बहुत ही अलग, सबसे अलग काम कर रहे हैं और योग के ज़रिए, जो कि हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है और जिसको हम धीरे धीरे भूलते चले गए। हम आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सर्जरी इसकी तरफ बढ़ते चले गए, जबकि परेशानी का निदान हमारे खुद के अंदर है। मैं एक मैसेज आपके चले, हाँ बिल्कुल, एक पैगाम, एक मैसेज ज़रूर दें। और ये महीना ख़ास तौर से पवित्र दोनों तरह से है, हिंदू समुदाय में भी लगातार पर्व चलते हैं और मुस्लिमों में भी रमज़ान चलता है। देखिए, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जनरली जैसे ही स्पिरिचुअलिटी वर्ड आता है तो लोग सोचते हैं कि अभी हमारा समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, अभी हम पैसा कमाएंगे, अभी हम कुछ हमारे ज़रूरी काम हैं उनको पहले पूरा कर लें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही आप आते हैं, जैसे ही अपने अंदर ध्यान, योग, इन चीज़ों को अपनाते हैं, तो ऐसे मान लीजिए कि आपकी लाइफ जो भी आप पाना चाहते हैं वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। तो स्पिरिचुअलिटी उनके लिए और ज़्यादा है जो अभी काम काजों में या अपने पेट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ अभी पाना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से आपकी जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपने गोल बनाए हैं, उनको ईजिली बिना किसी स्ट्रेस के आसानी से और लोगों की मदद करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी सभी के लिए है, जो स्पिरिचुअल राह पर चल चुके हैं उनके लिए तो है ही है, और जो अभी सोच रहे हैं कि अभी वो समय आएगा, वो समय आज ही है हमारे साथ या किसी के भी साथ। इन सारी चीज़ों में जिनसे कि आप स्पिरिचुअल बन सकें, इन चीज़ों को आध्यात्मिक समझ को ले सकें, आप जुड़ जाएँ। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे धर्मेंद्र कुमार जी, जिन्होंने योग के बारे में बेहद गहराई से और बेहद ही खूबसूरत शब्दों के ज़रिए बताया। भविष्य में हम बहुत सारे विषय हैं जिस पर बात करेंगे। ख़ास तौर से कुछ ऐसे विषय होते हैं, कई बार किसी का कोई अचानक ख़त्म हो जाता है तो वो मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी और बीमारी हैं जिनसे कैसे निकला जाए उसके बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे विषय हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीनन जो हमारी संस्कृति में चीज़ खोई भी थी, अपने वजूद की जंग लड़ रही थी, उसको किस तरह से ज़िंदा किया जा सकता है, वो आप धर्मेंद्र कुमार जी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। योग के ज़रिए वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और कोरोना काल में जो उनकी मेहनत है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। बहुत सारी शुभकामनाएं उनके ऑर्गेनाइजेशन को, वो आगे बढ़ें, तरक्की हासिल करें और कामयाबी की बुलंदी हासिल करें। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।